सभी को सादर नमस्ते। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा आप लोगों ने त्योहार मनाया आराम से। जीसस क्राइस्ट बना बैठा है पीछे, क्या बात है। आज नया चैप्टर शुरू करेंगे। बहुत रिक्वेस्ट है सबका कि सर फाइनल अकाउंट शुरू करें। बार बार बोल रहे हैं फाइनल अकाउंट जब हम शुरू कर रहे हैं तो फाइनल अकाउंट में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। दुनिया में कोई भी ज्योतिष तुम्हारा भविष्य नहीं बता सकता, लेकिन हम बता सकते हैं, क्योंकि तुमको अब इन्हीं हाथों से कई हजार कंपनियों का क्या करना है, फाइनल अकाउंट बनाना है। तो तुम्हारा भविष्य हम बता सकते हैं, तुम्हारे हाथ में लिखा है कि तुम बहुत सारे कंपनियों का फाइनल अकाउंट बनाओगे। देखो फाइनल अकाउंट है क्या, पहले ये समझते हैं बढ़िया तरीके से, फिर फाइनल अकाउंट में घुस जाएंगे पूरा। और ये चैप्टर आपको लगभग 1.5 महीना लगेगा और नवंबर एंड तक ये चलेगा। हड़बड़ाएगा कोई नहीं, आराम से धीरे धीरे चलेंगे और क्लास थोड़ा बड़ा बड़ा करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर हमारे खत्म हो चुके हैं और बड़े बड़े चैप्टर में हमें समय देना है। और ये आपका निचोड़ है। आप ये फाइनल अकाउंट आप सीए फाइनल तक पढ़ेंगे, सीए इंटर सीए फाइनल तक पढ़ेंगे, तो इसलिए फाइनल अकाउंट में यहाँ अगर अच्छा कॉन्सेप्ट लेके जाएंगे तो आगे कोई गाली नहीं खाएंगे, नहीं तो फिर तुम भी गाली खाओगे और तुमसे ज्यादा तो हम गाली खाएंगे, क्योंकि जिसके पास पढ़ने जाओगे पता नहीं कौन पढ़ाया है, क्या छोटे क्लास में पढ़ाया है, ऐसे चिल्लाएगा। देखो हमने जनवरी में मान लो या अप्रैल में मान लो कि हमने धंधा शुरू किया, फाइनल अकाउंट की बात चल रही है। अभी 3-4 दिन तो हमको रूल बताने में लगेगा, है ना, 3-4 दिन तो हमें रूल बताने में लगेगा। उसके बाद हम अपना पूरा तलवार निकालेंगे, उठा लो शमशीर। हाँ, तो हमें तो 3 दिन लगेगा रूल बनाने में और उसके बाद अपना शमशीर निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सुनो क्या है, जैसे हम अप्रैल में अपना धंधा शुरू किए तो अप्रैल में हमारा जो लेना देना खरीद बेच हुआ तो सारे लेजर बन गए। लेजर बनने के बाद में अप्रैल महीने के अंत में हमने क्या किया कि अपना ट्रायल बैलेंस बनाया और उसी ट्रायल बैलेंस से नेक्स्ट मंथ का सारा लेजर खोल लिया। फिर नेक्स्ट मंथ यानी मई में जो जो ट्रांजैक्शन हुआ सब उसमें डाल दिए। ऐसा करते 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 हम एक स्थिति पे पहुंचते हैं कि साल का लास्ट आ गया। तो हमने ध्यान से सुनना, ये हमने शुरू किया है, ये हमारा 1 अप्रैल 2015 को हमने धंधा शुरू किया और 31 मार्च 2015 को हमारा धंधा 2016 को हमारा ये साल कंप्लीट होगा। अच्छा, ये एक चीज हम लोग पढ़े थे कि हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हमारा बिजनेस, हाँ, वो चलता ही रहेगा और कभी छोटा भी नहीं होगा, चलता ही रहेगा। हम शुरू करेंगे, मेरे 3 जनरेशन बाद भी शुरू होगा और चलता रहेगा, शुरू नहीं होगा, चलता रहेगा। जैसे मान लो कभी कभी आप तो भाई भतीजा लोग तो है मेरे, तुम लोग तो है, तुम नहीं चलाएगा क्या? अब रतन टाटा तो शादी नहीं किए थे तो रतन टाटा का बिजनेस बंद हो जाएगा सारा। रतन टाटा और रतन टाटा के भाई जिमी टाटा दोनों लोग शादी नहीं किए थे। और इतना सीधा आदमी, इतना सरल आदमी रतन टाटा। एक बार उनसे एक पत्रकार ने पूछा था कि सर आप 75 का एज था उस टाइम में, तो बोले आप तो आप इतना ज्यादा सिक्योर है लाइफ में, मतलब पैसे से तो चिंता ही नहीं है। और उनका पुश्तैनी पैसा है, मतलब ऐसा नहीं है कि नया नया पैसा कमाया है, उनके 3-4 पीढ़ी से पैसे कमा के रखे। तो उनसे पूछा आपको कुछ मन करता है कि स्पेयर टाइम है आपके पास में, क्या करें? तो बोले हमको कोई इंस्ट्रूमेंट सीखने का बहुत मन करता है, तो मतलब म्यूजिक वगैरह। तो उनको बोला सीख लीजिए, क्या दिक्कत है? बोले इंस्ट्रूमेंट बहुत महंगा आता है, जो इंस्ट्रूमेंट हम शायद वायलिन बोले थे, कुछ बोले थे। तो बोले बहुत महंगा आता है। तो वो ना पत्रकार थे, वो हंस दे, बोले कितने का आएगा भाई? 3-4 लाख रुपए का आएगा। तो बोले हाँ 3-4 लाख रुपए का था, लेकिन वो मेरे सैलरी में उतना पैसा नहीं आता है। तो सोचो वो आदमी इतनी बड़ी कंपनी में सैलरी भी लेता है और उसकी चिंता करता है, उसके अलावा मेरा कुछ है ही नहीं। तो इतना सरल आदमी थे। उनके दादी के पास एक रोल्स रॉयस था, है ना, उस जमाने में जे.आर.डी. टाटा उनके दादाजी के टाइम। तो वो स्कूल में पढ़ते थे, तो उनकी दादी चाहती थी कि मेरा बेटा, मेरा जो पोता है वो रोल्स रॉयस है गाड़ी से आए और जाए। तो वो स्कूल में रोज छुट्टी के टाइम में ना कोई बहाना मार देते थे कि नहीं हमको इससे नहीं जाना है। तो हमेशा से सादा जीवन में ही रहे हैं और सादा जीवन में रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ पैदल घर आते थे। बोले अब तुम गाड़ी लेके जाओ, हमको गाड़ी से नहीं आना है। और उनके भाई है जिमी टाटा, जिस दिन डेथ हुआ उस दिन उनका एक वीडियो आया, तो देखे होगे तुम लोग, एक लंबे से हैं खूब और जैसा एक साधारण सा शर्ट पैंट पहने, जबकि इतने बड़े बड़े कंपनी के मालिक हैं। कीटो पहन के बेचारा गया अपने भाई के श्रद्धांजलि में जलाने के लिए। पारसी लोग हैं ये लोग, पारसी लोग हैं और पारसी लोगों को जलाया नहीं जाता है। ये लोग किसी ऊंचे जगह पे डेड बॉडी को रख देते हैं और वहां पे चील कौवा लोग खा जाते हैं।
हाँ, तो इन लोगों का सिस्टम ये था, पारसी लोगों का। पारसी लोगों का सिस्टम ये होता है कि बहुत ऊंचे जगह पे रख देते हैं, बोलते हैं शरीर तो डेड बॉडी हो ही गया, खत्म हो गया। तो नहीं नहीं, जैसे कुछ कुछ उन लोग जहाँ उन लोग के होता है वो खूब बड़े ऊंचे जगह बनाते हैं, जैसे 25 तला 30 तला ऊंचा एक जगह बना रहता है, उसके ऊपर अंदर चढ़ करके, अब तुमको हम बताएं, तुम तो देखी नहीं हो लेकिन हम तुमको दिखा, अगर उस पे अंदर से सीढ़ी होती है, चढ़ के जा करके उस पे डेड बॉडी रख देते हैं, तो उस पे चील कौवा खा लेते हैं। तो क्योंकि भाई किसी का भोजन मिल जाए, उनका सोच ऐसा है कि भाई जानवरों को कम से कम शरीर से भोजन खा लें, तो खत्म हो गया हमारा शरीर, तो अब कोई है नहीं, तो खैर छोड़ो। तो इस बार वो अपना उनका विल था कि हमको जलाया जाए, तो उनको जलाया गया, ये सिस्टम थोड़ा अलग किया गया। खैर, तो हमारा धंधा यहाँ से यहाँ तक चला है, और हमने सोचा था कि हमारा धंधा कभी भी बंद नहीं होगा और छोटा नहीं होगा। तो ये तो हमारे एक कॉन्सेप्ट था, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, और ये मान के चलते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि शनिवार को सुबह आपका क्लास है, तो आप ये मान के चलते हैं कि आपका तबीयत ठीक रहेगा, सब कुछ हम मान के चलते हैं। ऐसे बिजनेस में हम चलते हैं कि बिजनेस एक बार शुरू हो गया तो ये चलता रहेगा। एक ऐसा बिजनेस भी होता है जो बंद हो जाता है, उसको वेंचर बोलते हैं, ठीक है ना, छोटा मोटा वेंचर बोलते हैं। जैसे दुर्गा पूजा में अभी सदाब कोल्ड ड्रिंक बेचा है 3 दिन का, तो कमरट्टी में ठंडा है ठंडा है ठंडा क्रिया है, तो ये 3 दिन का धंधा था, सदाब और इसका दोस्त मिलके चलाया है। तो ये टर्मिनेबल वेंचर था, छोटा वेंचर था। कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि भाई हमारा घर बना के दे दो, तो सदाब से बोले भाई कोल्ड ड्रिंक बेचा बहुत, अब मेरा एक तो घर बना के दे दे, या स्कूल बना के दे दो हमको। बोला सर इतना करोड़ रुपया लगेगा, आप पैसा दीजिए हम करवा देते। तो ऐसा जो होता है उसको वेंचर बोलते हैं। तो वेंचर में फाइनल अकाउंट नहीं बनता, हमारा फाइनल अकाउंट बिजनेस का ही बनता है। तो जन्म यहां से लेके हमने यहां तक पूरा धंधा किया, और ये धंधा करते 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 हम यहाँ पहुंच गए। यहाँ पे मेरे पास एक ट्रायल बैलेंस है, और ट्रायल बैलेंस में हाँ, तो क्या बात कर रहे थे, गोइंग कंसर्न का। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है चलता रहेगा। तो धंधा अगर मेरा चलता ही रहेगा तो हम प्रॉफिट कब निकालेंगे, एंड ही नहीं है। तो इस पूरे धंधे में हम एक एक साल का एक पीरियड काट लेते हैं, और इस पीरियड का प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, आगे जोड़ देते हैं, फिर यहाँ पहुंचते हैं, आगे जोड़ देते हैं, ऐसे बढ़ता रहता है हमारा कैपिटल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हम 12 महीने का प्रॉफिट निकालते हैं, किस कॉन्सेप्ट से निकालते हैं, इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी, पीरियड वाइज हम लोग क्या निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। तो यही पीरियोडिसिटी में एक साल की चर्चा चलेगी हमारी, है ना। तो दो कॉन्सेप्ट समझा कि एक तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में चलता ही रहता है, लेकिन इतने साल का बिजनेस का प्रॉफिट एक साल थोड़ी ना निकाल सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक एक साल का प्रॉफिट निकालते हैं। तो बेसिकली हम चाहते क्या है कि इस पूरे साल में हमने धंधा किया है, तो हम पता लगाना चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। समझ में आया ना। तो प्रॉफिट लॉस हुआ है कि नहीं, तो इसके लिए हमें यहाँ क्या करना होगा, इतने दिन का ही प्रॉफिट लॉस निकालना है। तो ट्रायल बैलेंस हमारे पास में है। इस ट्रायल बैलेंस में आपके पास 6 तरह के अकाउंट होते हैं। नोट्स देखने की जरूरत नहीं है, हम समझाएंगे सारा चीज, ठीक है ना। 6 तरह के अकाउंट होंगे। क्या चीज होगा, कुछ खर्चे होते हैं, 6 तरह का मान लो या 4 तरह का मान लो, जैसे आपको मान लो। कुछ रियल अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट होंगे। कुछ पर्सनल अकाउंट होंगे, ठीक है ना। कुछ खर्चे होते हैं, और खर्चे 2 तरह के होते हैं। आज आप लोगों को नया नया चीज बताना शुरू करेंगे। खर्चे 2 तरह के होते हैं, ठीक है ना। और इनकम भी 2 तरह का होता है, अभी आपको हम धीरे धीरे समझाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि 4-6 तरह के आपको अकाउंट मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। मेरा प्रश्न ये है, इस चीज को आप भूल जाइए। अब आपसे प्रश्न है कि आपने 1 साल धंधा किया है, तो 1 साल धंधा किया है, तो अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। सवाल से नहीं पूछ रहे हैं, नॉर्मली पूछ रहे हैं कि आपने 1 साल धंधा किया। वेरी गुड, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक तरफ हम सारा खर्चा लिख लेंगे और एक तरफ हम सारा इनकम लिख लेंगे, तो पता चल जाएगा कि हम प्रॉफिट किए हैं कि लॉस किए। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट, ये तो कोई छोटा क्लास का बच्चा ही बता देगा सर खर्चा कितना है और रेवेन्यू कितना जनरेट किए हैं, है ना। रेवेन्यू जनरेट कितना किया, उसमें से खर्चा निकाल देंगे, जो बचा मेरा। इन लोग भी वही काम करेंगे, बिल्कुल वही काम करेंगे, लेकिन एक सिस्टम बनाया इन्होंने, उस सिस्टम के तहत ये लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास हमारे पास ये जो 4 अकाउंट हैं, ये एक्सपेंस हमने लिखा है, और इनकम इसको हम लोग कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। जो खर्चा इनकम के अकाउंट होते हैं उनको हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। और ये रियल है, ये पर्सनल है, ठीक है ना।
तो जितने खर्चा इनकम के अकाउंट है, इसको हम एक कॉन्सेप्ट नाम है, इसका नाम है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट आप पढ़ के भी आए हैं, पहले भी आपको बताया एक बार, कि हम किसी एक पीरियड का खर्चा और इनकम को मैच करवाते हैं, जिससे ये पता लग जाता है कि हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसी के लिए एक अलग अलग तरह के एक अकाउंट बनवाते हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। उसके पहले हम ना एक चीज समझना चाहते हैं, थोड़ा सा हम इजी करते हैं आपको। जो एक्सपेंसेस है ये दो तरह का होता है। आप मेरे साथ साथ, कोई लिखेगा नहीं, ये सारा चीज लिखा हुआ आपको मिलेगा, पहले आप समझेंगे, ये सारा चीज आपको लिखा हुआ मिलेगा, खाली आप सुनो कहानी। एक्सपेंसेस दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये बताओ, आपको नाम सुन के क्या लग रहा है? डायरेक्ट का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष, डायरेक्टली, हाँ ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली तुम हमको चोर कह रहे हो, ऐसा बोलते हैं कभी कभी मजाक में। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब ये एक समझिए कि आपका एक कंपनी है, ये पता नहीं कौन सी कंपनी, हमको नहीं पता ठीक से इसका नाम, संचिता क्या पता नहीं जो लिखा है। ये कंपनी गोवा की कंपनी है, और ये हकीकत में ये गोवा की कंपनी है। तो ये गोवा की कंपनी क्या करती है कि आपका मार्कर बनाती है। आप समझ लीजिए कि मार्कर बनता है। मार्कर को देख करके आप ये बताइए कि इसमें डायरेक्टली क्या क्या खर्चा हुआ है, प्रोडक्ट को देख करके जो खर्चे हैं। तो ये कह रहे हैं प्लास्टिक, इसके बाद ये इसका बैरल जो इंक है, और इसका पैकिंग मटेरियल, ये सब खर्चे। तो एक प्रोडक्ट को बनाने में जो जो डायरेक्टली खर्चा होता है, यानी इसको प्रोडक्ट को रेडी टू सेल करने के लिए जो जो खर्चे होते हैं, उसको हम डायरेक्ट खर्चा बोलते हैं। क्या बोले, समझ में आया? जो जो खर्चा इसमें डायरेक्टली होता है, जैसे अब मान लो कच्चा माल ले आएंगे, तो ऐसे बना बनाया थोड़ी ना आता है। प्लास्टिक आता है, एल्यूमिनियम आता है, कॉटन आता है, इंक आता है, ये सब कच्चा आता है। और इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको धीरे 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 बनाते हैं, फिर सब पार्ट को असेंबल्ड करवाते हैं लेबरों से, और उसके बाद में ये रेडी टू सेल होता है, पैकिंग करवा के, पैकिंग करने तक का एकदम रेडी और डब्बा में पैक हो गया, इसको हम अपने गोडाउन में भिजवा देते हैं। यहां तक के जो खर्चे आते हैं उसको हम कहते हैं डायरेक्ट खर्चा। समझ में आ गया क्या आप बोले हैं? तो एक तो डायरेक्ट खर्चा हो गया, जो प्रत्यक्ष तरीके से, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली एकदम सामने दिखे आपको, प्रत्यक्ष खर्चे होते हैं जो होना ही है। यानी यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट, इसको आप बोल चाल में बोल सकते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, या और एक भाषा क्या बोल सकते हैं बताओ? अच्छा दा, इसको और एक बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बोल सकते हो। और हाँ, और ठीक है चलो, और एक चीज बोल सकते हैं इसको हम लोग, और एक चीज बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, और क्या बोल सकते हैं बताओ? और कुछ नाम आ रहा है दिमाग में? ठीक है, फैक्ट्री का खर्चा। अगर ये सब फैक्ट्री का एक्सपेंसेस जो होता है, जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन होते हैं, उनको हम कहते हैं डायरेक्ट खर्चा। ठीक है। हाँ, वेजेस वगैरह, दो तरह का वेजेस अभी आएगा, सारा चीज आएगा। कैसा वेज तुम दे रही हो बताओ? अगर मान लो, देखो बता रहे हैं, दो तरह का वेज होता है, एक डायरेक्ट वेज होता है, एक इनडायरेक्ट वेज होता है। डायरेक्ट अभी आएगा, वो सब टॉपिक धीरे धीरे सब आएगा, खाली आपको जैसा जो पकड़ा रहे हैं वो समझो, एक एक वर्ड छेड़ देगी तो ऐसे उसी पे पड़ जाएंगे। तो वेज का मतलब होता है मजदूरी। अब मान लो मेरा सारा माल फैक्ट्री में बन रहा है, तो जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनको हम बोलेंगे कि भैया ये आप बना के दो, तो वो असेंबल्ड करेंगे तो वो कुछ पैसा लेंगे ना, तो उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, वो डायरेक्ट खर्चा है। अब माल बन के रेडी हो गया, गोडाउन में भिजवाना है, गोडाउन, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन, दूसरे गोडाउन से लोडिंग अनलोडिंग वेज दे रहे हैं, ये तो इनडायरेक्ट वेज हुआ, रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है। तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन जो खर्चे होते हैं उनको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हाँ बताते हैं, समझो, पहले से पढ़ के आया होगा तो सब लोग ऐसे इनको परेशान करेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा समझो। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है कि इनडायरेक्ट का मतलब है, जैसे एक बार क्या हुआ ना कि रिद्धि गई थी शिमला, ठीक है ना, तो शिमला गई थी, फिर वहां से थोड़ा दिन कश्मीर भी गई, तो इसको लगा कि भाई यहाँ पे सेब का धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, और वहां सेब बड़ा सस्ता है, 40 रुपए 50 रुपए किलो है, और यहाँ लाके 130 है। नहीं, वहां बहुत सस्ता है, यहाँ तो 130 140 तक बेच रहे हैं। तो ठीक है, अब वहां सेब, और अच्छा अच्छा सेब मिल जा रहा था 60 रुपए। पंजाब में भी बहुत सस्ता मिल जाता है सेब वगैरह, ठंडे रीजन में तो मिल जाता है। तो वहां से वो 2-4 पेटी सेब ले आई, कितने करके, मान लो कि 40 रुपए या 50 रुपए किलो का, 4 पेटी ले आई,
और यहाँ लाने के बाद में सोचिए कि 70 रुपए करके हम बेच दें तो 20 रुपए किलो प्रति किलो हमारा लाभ हो गया, है ना। दिख भी रहा होगा आपको कि 20 रुपए करके लाभ हो गया मेरा। प्रति किलो 50 का लाए और यहाँ पे सब 100 बेच रहे हैं, हम 70 में बेचने लगे तो सब तो हम ही से खरीद लेगा। मेरा 4 ही दिन में 4 पेटी खत्म हो गया। ट्रेन में भर के ले आई थी, अपना घूमने गई तो ले आई, बेच दी। तो आपको देखने में लग सकता है कि 20 रुपए प्रॉफिट हुआ है, लेकिन एक्चुअली में 20 रुपए प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्टली मेरे प्रोडक्शन, वो खर्चे हमें देने पड़ते हैं। प्रोडक्शन से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन हमको देना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ अकाउंटेंट है जो अकाउंट्स लिखता है, वो भी तो सैलरी लेता होगा, तो वो सैलरी क्या हम अपने पॉकेट से देंगे? कमाएंगे तभी तो देंगे। हमारे दुकान में, जैसे इन लोगों का दुकान है मयंक लोग का, तो फुल्ली एसी है, तो एसी का जो बिल आ रहा है हर महीने का 5-5 हजार, अरे मान लिया कर, बोलते मतलब नहीं सर एसी सी नहीं है, नहीं तो आटा सब सूख जाएगा मेरा, है मानने में क्या जाता है। तो ऐसे अगर मान लो एसी लगा रखा है और उसका जो बिल आ रहा है वो पैसा हम कहाँ से देंगे? वो भी हम देंगे। हमको डर रहता है कि जैसे हिमांशु का पटाखा का एक दुकान है ना, पटाखा बेचता है, तो इनके दुकान में इनको डर लगा रहता है कि हमारे दुकान में सदाब कहीं एक माचिस मार दिया तो पूरा दुकान खत्म हो जाएगा। हाँ, तो वो इंश्योरेंस करवाता है, तो इंश्योरेंस के जो पैसे होते हैं वो भी तो उनको पॉकेट से भरना पड़ता है। तो एक्चुअली में जो दुकानदार होता है वो अपने पॉकेट से कुछ भी नहीं देता, है ना। आदित्य इस तरफ कौन है? तो अपने पॉकेट से वो कुछ भी नहीं देता, करता क्या है कि कमाई से ही देता है। तो ऐसे जो खर्चे होते हैं उनको हम इनडायरेक्ट खर्चा करते हैं, और इनडायरेक्ट खर्चे हमेशा डायरेक्ट खर्चों से ज्यादा ही, लगभग ज्यादा तो नहीं बोल सकते लेकिन टक्कर दे देते हैं, इतना होते हैं। इसलिए अभी जैसे एक लोग है, मेरा रिलेटिव है, उन लोगों ने कोई धंधा पानी शुरू किया, छोटा बच्चा ही है, धंधा पानी शुरू किया, तो वो घर से शुरू किया, तो घर में सारा सामान ला के रखता है, घर में बेच देता है, मेहनत करता है। तो हमसे बोला कि हम 100 का खरीदते हैं और 140 का बेचते हैं, 40 मेरा प्रॉफिट हो गया। हम बोले गलत तरीका, तुम्हारा कॉस्टिंग ही नहीं आती है। जब हम कॉस्टिंग पढ़ेंगे ना, कॉस्ट अकाउंटिंग, तो उसमें इस चीज को और डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कॉस्टिंग निकालते हैं। तो हमने कहा कि अच्छा बताओ कि तुमने अपने घर का कोई भाड़ा दिया है? तो बोल रहे कैसा भाड़ा? हम बोले अगर ये घर तुमको पापा अलाउ ना करें कि तुम अपना जो ये सब ला के घर में रख रहे हो, पूरा गंदगी मचा रहे हो, तो तुम कहाँ रखोगे इसको? तो बोला उसके लिए एक रूम लेंगे। हम बोले रूम का रेंट दोगे कि नहीं दोगे? तो वो खर्चा तुम जोड़ नहीं रहे हो, तुमको लग रहा है मेरा 40 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में 40 रुपये प्रॉफिट है नहीं। फिर उसके बाद में कहा कि आप अगर आप ये काम नहीं करते तो आप कहीं नौकरी करते, अगर आप ये काम बिजनेस नहीं कर रहे थे तो आप कहीं नौकरी कर रहे होते, तो नौकरी से आपको सैलरी मिल रही होती कि नहीं? तो बोला हाँ। तो बोले अपना सैलरी जोड़ते हो? तो बोला मेरा ही तो धंधा है। तो बोले नहीं, सैलरी भी जोड़ना पड़ेगा। आप जिस घर में गोडाउन लेते रखने के लिए, वहां इलेक्ट्रिक बिल देते? बोला हाँ। तो बोला इस तरह से तो मेरा कुछ भी नहीं बचेगा। तो बिल्कुल इसी तरह आपको सोचना पड़ेगा। हर चीज धंधा करना इतना सरल नहीं है, आप थोड़ा सा गंभीरता से इसको सोचेंगे। तो दो तरह के खर्चे हो गए, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं उनको डायरेक्ट खर्चा बोलते हैं, और ये क्या हो गया, अदर। प्रोडक्शन के अलावा जो भी खर्चे हो गए सब इनडायरेक्ट हो गए। अदर देन प्रोडक्शन जो खर्चे हो गए सब आ गए, रेसिडुअल सारा बचा हुआ सारा खर्चा इसी में आ गया। तो यहाँ दो बात बताया और आपके नोट्स में लिखा भी है। क्या लिखा है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है दीज आर दोज एक्सपेंसेस, वो लिखी है अपने भाषा में, हम पढ़ दे रहे हैं, which are directly related with the production of goods has to be incurred from the customer। अच्छा, ये कह रहा है हैज, गलत भाषा लिखी है, इसको भी हमें क्या करना है, गलत लिखिए, हमें इसको क्या करना होता है, कस्टमर से ही वसूलना होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? दीज आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन। बस इतनी सी बात रखो, रिलेटेड विद प्रोडक्शन, नॉट रिलेटेड विद प्रोडक्शन। यानी आप इसको छोटे अर्थ में, इतना डिटेल में नहीं समझना है, आपको केवल फर्क करना सिखा रहे हैं, नॉट रिलेटेड विथ प्रोडक्शन। तो ये आपका ना, अब एक ही चीज में आप एक ही चीज, जैसे मान लो लाइट का खर्चा, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक बिल का खर्चा फैक्ट्री में भी यूज होता है और ऑफिस में भी इलेक्ट्रिक बिल आता है। तो कैसे हम अंतर करेंगे? अगर वो लाइट केवल लिखा हुआ है, लाइटिंग एक्सपेंसेस या इलेक्ट्रिक बिल लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा है, तो हम लोग क्या मानेंगे, ये आपका इनडायरेक्ट खर्चा है। अगर वो फैक्ट्री से रिलेटेड रहेगा तो वो लिखेंगे कि ये फैक्ट्री से रिलेटेड है। बात समझ में आया? आगे बढ़े। तो ये पहला कॉन्सेप्ट आपको दिया। इसमें इसी तरह से इनकम भी है। अब इसी तरह से जैसे आपने इनकम समझा, यहाँ पे भी दो बातें हो गई, एक तो हो गया आपका डायरेक्ट और एक हो गया इनडायरेक्ट। इसी तरह से इनकम भी होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आइए इनकम भी समझ लीजिए, इसे नीचे दिखा दें, आदित्य नीचे दिखाएं यार, छोड़ दें,
दिख जाएगा। इनडायरेक्ट में भी, अरे क्या लिख रहे हैं, हमारा इनकम इनकम भी हमारा दो तरह का है, एक होता है डायरेक्ट इनकम और एक होता है इनडायरेक्ट इनकम। अब रिद्धि बताएगी, रिद्धि डायरेक्ट इनकम का क्या मतलब है, इनडायरेक्ट इनकम का क्या मतलब, बताओ बताओ भाई, डायरेक्ट इनकम का मतलब क्या होता है? हाँ बोल। हाँ, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। प्रोडक्शन से रिलेटेड इनकम, सब प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया गया उसको डायरेक्ट बेचो। देखो जब हम किसी चीज का धंधा करते हैं, ठीक है ना, जैसे हम करने में जो प्रॉफिट आया वो मान लीजिए फिर दूसरा कोई टिप दे दिए तो डायरेक्ट। हाँ देखो ये अपना जिसका जितना जहां तक सोच रहेगा वही, तो बोले होटल में रहता है, होटल वाला बात है कि भाई हम होटल में सर वेटर हैं, कोई हमको टिप उप दे दिया तो मेरा इनडायरेक्ट इनकम है, और जो सैलरी पा रहे हैं वो डायरेक्ट है। ठीक ही है, देखो ध्यान सुनो, हम धंधे की बात कर रहे हैं। धंधे में क्या कह रहे हैं कि हमारा जो मेन एक्टिविटी है, जो धंधा है हमारा, उससे रिलेटेड जो भी इनकम होगा उसको हम कहते हैं, यानी हमारे ऑपरेशनल एक्टिविटीज जो होती है, जिस चीज का हम धंधा करते हैं। अब जैसे मान लो, अभी ध्यान से समझना इस बात को, अभी अंतर आप समझ पाएंगे, एक ही चीज अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग होता है। हम धंधा करते हैं, मान लीजिए कि हम किसी भी चीज का, आप समझ लीजिए कि हमारा एक कपड़े का शोरूम है, तो हम धंधा क्या करते हैं, कपड़े का। तो कपड़ा बेच के जो पैसा कमाते हैं या उससे जो पैसा जनरेट होता है, इनकम होती है, उसको हम डायरेक्ट इनकम कह रहे हैं। अच्छा, हमारे पास दुकान अच्छा चलता है हमारा, तो दुकान हमने क्या कर रखा है कि जो कैश आता है उसको बैंक में जमा करते हैं, उससे हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, हमने कुछ शेयर वगैरह किसी कंपनी के खरीद रखे हैं, वहां से डिविडेंड आता है, इंटरेस्ट आता है, ये हमारा इनडायरेक्ट है। ये डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया, इनकम फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी, जो आप चीज धंधा करते हैं, और अदर देन ऑपरेशन एक्टिविटीज से अगर कहीं से कोई इनकम आ रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इनकम। अब समझ में आ रहा है बात कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या हो गया। डायरेक्ट का मतलब और भी एक तरीके से समझिए, मान लो एक बैंक है, तो बैंक का मेन काम क्या है, ब्याज लेना देना, ब्याज लेना और ब्याज देना। तो उनके लिए ब्याज क्या हो जाएगा, वो उनके लिए ऑपरेशनल एक्टिविटीज है, वो उनका डायरेक्ट इनकम है। लेकिन मेरे लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट से अगर इंटरेस्ट वगैरह आ रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, तो हमारे लिए क्या है, वो इनडायरेक्ट है। बात समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम में आप समझ जाएंगे, तो डायरेक्ट इनकम क्या होता है, इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, आगे चलते हैं, मिटा दे रहे इसको। वैसे इसको लिखना भी नहीं है, वो तो हम सारा देंगे ही लिखा हुआ, आपको नोट्स बनाया हुआ हम देंगे। आज ही भेज देंगे शायद। आगे बढ़े, तो अब यहाँ पे एक चीज हमें समझना है, इतना दूर तक तो अभी आपको खाली ये समझाया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो इनका फॉर्मेट क्या है। ट्रायल बैलेंस जब हमको मिलेगा तो ये कहेंगे कि भैया मेरा फाइनल अकाउंट बना के दिखा दो, क्योंकि फाइनल अकाउंट अगर हम नहीं बनाएंगे तो हम अपना इस साल का नेट प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। मेरा उद्देश्य क्या है, नेट प्रॉफिट निकालना, क्योंकि जैसे ही हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो अंदर बहुत खुशी होगी हमें, हम इसी नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा अपने गवर्नमेंट को दे देंगे इनकम टैक्स के हिसाब से, और थोड़ा पैसा अपने कैपिटल में जोड़, जो बचेगा वो सारा पैसा हम कैपिटल में जोड़ के बिजनेस को बड़ा कर लेंगे। ठीक है। तो हमारा मेन चक्कर क्या है, फाइनल अकाउंट बनाना। तो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए ये इन्होंने सिस्टम बनाया कि फाइनल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बनाना होगा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा अकाउंट बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहली बार आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया है, ट्रेडिंग अकाउंट आया है, आप एकदम खड़े होकर नमस्ते करिए कि भाई हाँ सही, चलो अब इससे बात करते हैं। आयुष्मान कह रहे आंख में आंसू आ गया सर आपके बात से। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, पहले इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। अभी हम पूरी चर्चा करेंगे केवल ट्रेडिंग अकाउंट पे, कि आज का चर्चा शायद ट्रेडिंग अकाउंट हो जाए तो फाइनल पीएल भी बता देंगे आज, अगर ट्रेडिंग हो गया तो। तो अभी हम यहाँ पे हैं, अपने मैप में पहुंच गए कि ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, इसको समझेंगे और इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के पहले हमारा एक प्रश्न है आपसे, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसे होगा, वो आपके उसमें लिखा भी हुआ है, और एक फॉर्मेट हम बना के दे, डेट का कॉलम नहीं होगा, बाकी जैसे आप बनाते थे बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। ये हमने एक छोटा सा फॉर्मेट बना रहे हैं ट्रेडिंग का, आप 2 कॉलम भी खींच सकते हैं, 1 कॉलम भी खींच सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारा है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, वैसे मिलेगा तुमको। यहाँ पे जो भी चीज लिखेंगे ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है, ये आप बचपन से पढ़ते आए हैं। यहाँ जो भी लिखेंगे ये हमारा, इस साइड को हम लोग बोलते हैं डेबिट में
सारा एक्सपेंसेस और लॉसेस इधर लिखेंगे अगर कोई होता है, और यहाँ पे सारा इनकम्स हम इस तरफ लिखेंगे। अब प्रश्न बनता है कि यहाँ पे कैसा खर्चा लिखेंगे। आप खाली खर्चा ही समझो, लॉस अभी कुछ देर के लिए मिटा देते हैं। खर्चा कैसे लिखेंगे, तो कहता है जितने भी आपके डायरेक्ट खर्चे होंगे सब यहां लिखे जाएंगे, और यहां पे जितना भी डायरेक्ट इनकम होगा वहां पे लिखा जाएगा। तो प्रश्न बनता है कि सर हमारा खर्चा क्या क्या हो सकता है। उस खर्चे में सबसे पहले जो चीज आती है उस बात को समझेंगे। मान लो कुछ धंधा जो होता है वो दो तीन तरह का धंधा होता है। एक धंधा ऐसा होता है कि हम कच्चा माल लाते हैं, खुद बनाते हैं, खुद पैकेट करते हैं, खुद बेचते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी हमारी है। तो मैन्युफैक्चरिंग अगर हमारा यूनिट होगा तो इस अकाउंट के पहले एक अकाउंट बनता है जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है तो, अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं है, हम किसी से बना बनाया माल लाते हैं, बहुत सारा बनियान खरीद लिया किस कंपनी का, चाइना से बनवा लिया है, और ला करके उसके पैकेट पूरे फाड़े और यहाँ से पैकेट अपना करवाया और बेचना शुरू कर। यही तो हो रहा है। क्या बोलता है? व्हाइट लेबलिंग। हाँ देखो, व्हाइट लेबलिंग बोलते हैं इसको। इसमें क्या है कि हम किसी से मंगवाते हैं और अपने फैक्ट्री में केवल उसका पैकेजिंग चेंज करते हैं या थोड़ा बहुत अल्टर कर देते हैं, मतलब ये साथ के साथ में ये और जोड़ दो। अपना ब्रांडिंग है। हाँ तो ये भाई अपना ब्रांडिंग कर देते हैं, ऐसा होता है। तो या कुछ कुछ होता है कि कभी कभी हम थोड़ा बहुत बनवाते भी हैं अपने यहाँ, थोड़ा थोड़ा चार चीजें चार जगह से मंगाए और उसको असेंबल्ड करके हम अपना चीज बना के बेच लेते हैं। मेक इन इंडिया। हाँ देखो, जबकि अभी देख रहे हैं ना कि हर जगह प्रोडक्ट पे लिखा रहता है भारत में निर्मित, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। वो शेर वाला जो लोगो आया है, तो मेड इन इंडिया। हाँ 4 शेर है उसमें। नोट का बता रहे हैं। अच्छा, तो ये क्या हो रहा है कि इसमें डायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट में अब हम ध्यान से ट्रेडिंग अकाउंट को समझेंगे। पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हो रहा है कि हम कोई कच्चा माल मंगवाए, जो चीज को हम बनवाएंगे उसको कच्चा माल बोलेंगे। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि हमने जो जो कच्चा माल बनवाया था वो हमने इस साल कितना कच्चा माल यूज किया है, ये हमको समझना पड़ेगा। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझाएंगे। इस तरफ दिखाना जरा था आदित्य। मेरे को एक प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर देना। हम इस बार कितना कच्चा माल यूज किए हैं, इसको अगर हम किसी भी तरह से कैलकुलेशन से निकाल लें और निकाल के यहाँ पे दिखा दें कि इतना ज्यादा हमने मटेरियल कंज्यूम्ड किया है। मटेरियल कंज्यूम्ड किया है, कितने का कंज्यूम्ड किया है भाई, अभी जो भी फिगर आएगा हम देख लेंगे। एक तो तरीका ये है, पहला तरीका कि आपके पास मटेरियल कंज्यूम्ड मालूम होना चाहिए कि हमने कितना कच्चा माल यूज किया है। अगर हमें नहीं मालूम है तो इसका एक तरीका होता है, ये ऐसे होता है कि मेरे पास एक बर्तन है, ठीक है ना, और सबके घर में ऐसा बर्तन है, मेरे पास क्यों, सबके घर में है। और इस बर्तन में आज सोमवार है और इस सोमवार में आटा 5 किलो है, ठीक है ना। और पिताजी अभी आज मंगलवार को माताजी ने उनसे कहा कि आटा और चलेगा नहीं, 5 किलो आटा में कितने दिन, हम लोग 12 लोग हैं घर में, कैसे चलेगा, तो आप आटा ला दीजिए। तो उन्होंने 20 किलो आटा और ला दिया, ठीक है। और हफ्ते के अंत में केवल 3 केजी बचा हुआ है। तो आपको 3 डेटा हमने दिया। एक तो पहले साल के शुरुआत में जितना था या हफ्ता के शुरुआत में जो था, दिस इज ओपनिंग स्टॉक। जो खरीदा गया इसको हम कह रहे हैं परचेज, और जो बचा हुआ है इसको हमने कहा क्लोजिंग। तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि 5 किलो हमारे पास था, 20 किलो और खरीदा गया तो टोटल 25 किलो हो गया था, और 3 किलो बचा है, यानी 22 किलो हमने यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ना बहुत बार बच्चों को परेशान करने के लिए कुछ टीचर ऐसे पूछते हैं कि आपको नियम में पढ़ाया गया होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में सारे नॉमिनल अकाउंट लिखे जाते हैं, स्टॉक तो कभी नॉमिनल अकाउंट होता ही नहीं, तो रियल अकाउंट है, तो इसमें क्यों लिखा जा रहा है। तो आप उनको जवाब देना कि हम यहाँ पे स्टॉक इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमारा नेट मटेरियल यूज निकल जाए। तो अभी ये बताओ, अगर हम ये खर्चा लिख रहे हैं, अगर हमने ओपनिंग स्टॉक लिख करके लिख दिया कि हमारे पास 5 किलो ओपनिंग स्टॉक था, खर्चा था, नया खरीद के आया आपके पास में, परचेज खरीद के आया 20 किलो का, 25 किलो खर्चा आपने दिखा दिया। और उल्टे तरफ अगर आपने दिखा दिया कि भैया ये हमारे पास 3 किलो का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, तो 22 किलो नेट हो गया कि नहीं हो गया। तो इसीलिए कभी भी मटेरियल यूज्ड अगर आपको निकालना है तो आप ये डेटा में अगर मटेरियल यूज दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में डायरेक्टली, तब तो भाई आप डायरेक्टली नहीं बैठा दो, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा।
और अगर नहीं लिखा है तो ओपनिंग और परचेज लिख करके क्लोजिंग घटाओगे, तब जाकर के आपको कितना पता चलेगा कि आपने फैक्ट्री में कितना कच्चा माल यूज किया है। पहला तो यही खर्चा निकलता है। इस बात को समझ में आ गया? तो अब अगर दिमाग में आपसे कोई पूछे कि क्यों यहाँ ओपनिंग, क्यों यहाँ परचेज और क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है, जबकि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तो नॉमिनल अकाउंट है ही नहीं, आप क्यों लिख रहे हैं? तो वहां पे आप आंसर करना कि नेट मटेरियल यूज्ड होने के लिए हम इसको ऐसा लिखते हैं, ठीक है? नहीं तो नियम ही गलत हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। आप अभी क्लास में आपके शीट में एक ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाया हुआ है, दिख रहा है? यहां पे सबसे पहले हमारा सबसे फर्स्ट फ्लोर पे, टॉप फ्लोर पे रहता कौन है? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक, ये किस चीज का ओपनिंग स्टॉक है? रॉ मटेरियल का। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक 3 तरह का होता है, आपको पता है? इतना तो आपको डिटेल में जाएगा नहीं, लेकिन आप 3 तरह का समझ के चलिए। इन तीनों का सम होता है। पहली बात तो आपके पास कुछ रॉ मटेरियल होंगे, कुछ आपका WIP होगा, वर्क इन प्रोग्रेस, और कुछ फिनिश्ड गुड्स होगा। क्योंकि ये तीनों को मिला के जो स्टॉक होता है उसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। खैर, इतना डिटेल आपको पढ़ना नहीं है, इस पे हम चर्चा करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो यहां पे क्या हो रहा है कि मेरे पास में ओपनिंग स्टॉक इतने रुपए का है, और हमने जो माल खरीदा है उसको कहते हैं हम परचेज। और मान लीजिए कि हमने जो परचेज किया है ड्यूरिंग द ईयर, इतना रुपया है। जितना माल खरीदते हैं हम, क्या सारा हमको अप्रूव हो जाता है? उसमें कुछ खराब होता है, रिटर्न कर देते हैं। तो अगर कुछ रिटर्न रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड, और परचेज रिटर्न बोलते हो। ये माइनस करने के बाद जो नेट फिगर आएगी वो इधर आ जाएगा। बात समझ में आया? अब इसके बाद वहां पे बहुत सारे खर्चे लिखे हैं, आप 2 करके सारा खर्चा लिखते चले जाएंगे। और अभी 5 मिनट वीडियो रोकेंगे, और डेबिट साइड वाला केवल आप खर्चा पूरा का पूरा वहां से कॉपी करेंगे, और उसमें जो चीज खर्चा नहीं समझ में आएगा उसको लिखते समय डॉट लगाएंगे। और अभी हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये क्या आइटम है। तो अभी आपके शीट है, आप उसको फटाफट से कॉपी करेंगे। और जानबूझ के हम कॉपी करवा रहे हैं, क्योंकि लिखा तो हुआ है लेकिन फिर भी करवा रहे हैं। इसका कारण ये है कि आपके दिमाग में चीजें बैठे। तो आप आराम से अभी लिखो, फटाफट से लिखिए, ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए फटाफट से। अब आपका जो जो डाउट्स है ट्रेडिंग अकाउंट पे, बहुत सारे लिस्ट आ गए खर्चों के, और इसमें जो मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है उसका मीनिंग आप पूछिए, हम उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। बोलो। ऐसे नहीं, नंबर थोड़ी दिया वहां पे 7 नंबर 5 नंबर बोलो। अच्छा, जब हम लोग बाहर से माल मंगवाते हैं ना, जैसे विदेशों से माल मंगाते हैं, और पानी के रास्ते या हवाई जहाज के रास्ते जब आता है तो कस्टम ड्यूटी हमें देनी पड़ती है। वहां पे क्लियरिंग छुड़ाने के लिए हाँ, ये बात आ गया ना। एक आदमी बोला कि अब हम सुने कि आप एक जगह नशा छुड़ाओ केंद्र था, तो वहां जाके बोला हम सुने कि आप शराब छुड़वा देते हैं। तो बोला हाँ। बोला पुलिस मेरा 3 पेटी पकड़ लिया, छुड़वा दीजिए। क्लियरिंग, लैंडिंग, डॉक ड्यूज, ये डॉक पे जो आते हैं, बंदरगाह पे जो माल आते हैं, तो वहां पेपर वर्क होता है, छोटे मोटे टैक्स लगते हैं, उनको छुड़ाने के लिए जो खर्चे होते हैं, ये रॉ मटेरियल के लिए। कच्चा माल अभी आपका बाहर से आ रहा है या बना बनाया। देखो, सारा माल तो हम बनाते नहीं है, कुछ माल पूरा का पूरा बना आता है, कुछ थोड़ा हम बनवा लेते हैं। तो ये दोनों यूनिट के माल हैं। यानी इंपोर्ट ड्यूटी जो लगती है वो भी, बाहर विदेशों से जो माल खरीदते हैं उस पे जो भाड़ा लगता है उसको इंपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी भी हमारा डायरेक्ट खर्चा है। कुछ और नेक्स्ट, रॉयल्टी। देखो, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। अभी कोई स्टार जो मरा हो, तो इन लोगों का पिछले साल तो बता रहे थे, तो ठीक इसी टाइम में ठीक मौसम देख करके लता मंगेशकर मर गई थी। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो लोग, कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले लोग उसका फायदा उठाने में पीछे नहीं छोड़ते, पूरा फायदा उठाते हैं। तो हुआ क्या कि लता मंगेशकर अपने जीवन में जितना भी 50,000 से ज्यादा गाना गाई हैं, जो भी गाई हमको नहीं पता, एक हाँ उससे ज्यादा ही गाना गाई होगी। हाँ, 14 की 16 भाषा में वो गाना गा चुकी हैं, और 50,000 से गाना गाई हैं, तो 50,000 से ज्यादा। तो आप हर तरह के गाने उनके हैं, चाहे वो जगराता वाला गाना हो, चाहे देशभक्ति गाना हो, चाहे दिल टूटने गाना हो। तो HMV एक कंपनी है, या सोनी BMG एक कंपनी है। अब सोनी BMG क्या करना चाहते हैं कि हम आपको छापना चाहते हैं। ध्यान से सुनो इधर मेरी बात, जब पूछा है तो पूरी बात सुनो। तो वो कह रहे हैं कि हम लता मंगेशकर के फैमिली वालों से, उनकी दीदी बहन जो लोग हैं, उनसे बात किया कि हम लोग एक एल्बम निकालना चाहते हैं जिसमें लता मंगेशकर के 25 गाने
हम लोग निकालेंगे। और अभी क्रेज बढ़ गया है क्योंकि सब जान गया लता मंगेशकर बहुत बड़ी अच्छी सिंगर थी, तो हम लोग छापना चाहते हैं। तो उनके बहन लोगों ने कहा कि आप जितना भी कॉपी छापेंगे हर कॉपी पे हमें 20 रुपए करके चाहिए होगा। तो कंपनी कहती है ठीक है, हम इतना कॉपी छाप रहे हैं, 5 लाख कॉपी छापेंगे, 1 करोड़ कॉपी छापेंगे, तो उस पे 20 रुपए करके हर उनको मिल जाता है। तो कंपनी के लिए यानी जो छाप रही है, हमारे लिए वो खर्चा है कि नहीं है? एक एग्जाम्पल से और समझ जाएंगे। अभी रिद्धि क्या कर रही है, 11 में पूरा पढ़ रही है, ठीक है ना। और रिद्धि 11 में पढ़ने के साथ साथ एक बहुत अच्छा काम कर रही है कि सारा नोट्स अपना ठीक तरीके से रखी है ना। उस नोट्स को जो क्या कर रही है कि बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो सारा नोट्स वो अपना ठीक ठीक से रखी है और उस नोट्स का सोल्यूशन भी कर रही है। लेकिन 12 खत्म होने के बाद में इन्होंने पूरा का पूरा एक बुक बना दिया, और बुक बनाने के बाद में किसी कंपनी से कहा कि हम एक अकाउंट्स का बुक बनाए हैं, आप अगर लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं, आप छापिए। तो प्रकाशक कहता है कि हम आपका बुक का कंटेंट ठीक है, हम छापेंगे। तो वो कहता है कि आप इस किताब पे हमको रॉयल्टी चाहिए, जितनी भी किताबें आप बेचेंगे बनेगी उस पे हर किताब पे 50 रुपए हमको चाहिए प्रोडक्शन पे। तो वो देगा। तो जो प्रकाशक है, जो पब्लिशर है, उसके लिए वो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना। अगर प्रोडक्शन नहीं करेगा तो नहीं देना पड़ेगा, प्रोडक्शन करेगा तो देना पड़ेगा। बोलो और नेक्स्ट आइटम पूछो। डिजाइन, ये तो बहुत अच्छा सा बच्चा सरल सवाल है। किसी भी एग्जाम्पल ले लो आप, किस चीज का काम होता है आपका? कपड़े का काम होता है या किस चीज का काम होता है बताओ? बुक्स का काम होता है। तो बुक्स का जो डिजाइन करेगा, बुक्स का जो डिजाइन बनाएगा, पेपर ऊपर का फ्रंट पेपर वगैरह बनाएगा, उसका खर्चा लगेगा ना आपको। ऐसे समझो कि एक जूता बनाने की फैक्ट्री है, राजा बाजार एक जगह है यहाँ पे, जानती हो मानिक तल्ला से थोड़ा आगे। तो वहां क्या है एक सिस्टम कि वहां छोटे छोटे बच्चे, आप लोगों के एज के उम्र के बच्चे सॉफ्टवेयर पे डिजाइन बनाना सीख गए हैं। डिजाइन बनाना पिनाकल आता है, ऐसे से बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, एडोब है, पता नहीं क्या क्या, हमको नहीं पता। तो उसपे वो दिन भर डिजाइन बनाते हैं। किस चीज का डिजाइन बनाते हैं? जूता का डिजाइन बनाते हैं, चप्पल का डिजाइन बनाते हैं, लेडीज के चप्पल का। और वो दिन भर में बना करके वहां जितनी कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं उनके पास अपना कैटलॉग लेके जाते हैं कि भैया ये हमने 15 डिजाइन बनाया है, आप इसमें से कोई खरीदेंगे? तो जो जूता बनाने वाले, चप्पल बनाने वाले कंपनियां हैं, छोटे छोटे कारखाने हैं, वो उसमें से उनको जो डिजाइन पसंद आता है कि ये वाला खरीद लेंगे तो ये वाला अच्छा चलेगा, वो डिजाइन को खरीदते हैं। 2000, 3000, 5000 में खरीदते हैं। तो ये डिजाइन को उन्होंने खरीदा, ये उनके लिए खर्चा है, ठीक है ना। तो जो अब जैसे वो एक बोला यही करेंगे, ठीक है, सीख लो, डिजाइन बनाना सीख लो, क्यों डिजाइन बेचोगे? 25-25 हजार रुपए की सैलरी पे लोग रखते हैं, 25,000 30,000 अभी सैलरी चल रही है जिसको डिजाइन बनाना आता है। तो अगर सीखने का मन होगा तो बताना, हम बता देंगे कैसे सीखोगे। और घर बैठे सीख सकते हो, घर बैठे सीख सकते हो। रोजाना 1 घंटा समय दो, 6 महीना के अंदर में एकदम परफेक्ट डिजाइन बनाना आ जाएगा। और बड़ा जो भी चीज आएगा, जूता नहीं, दुनिया कोई चीज बोलेगा उसका डिजाइन बना दोगे। तो अगर सीखने का मन करे तो बताना, हम सिखा देंगे। बोलो हाँ, जान कैसे फूकोगे? कुछ दिन में कहोगे प्लास्टिक का। एक्सरसाइज ड्यूटी नहीं है, एक्साइज ड्यूटी है। ध्यान से सुनो, एक्साइज ड्यूटी है। एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं उत्पादन कर। एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है उत्पादन कर। उत्पादन मतलब कोई चीज नहीं है जो एग्जिस्ट नहीं करता है और आपने कच्चे माल से उसको बना दिया है, तो सरकार उस पर आपको टैक्स लेती है। जैसे पूछते हैं फिर सुनते नहीं, ये लोग ऐसे आई बच्चा है ना, ऐसे खटखटा के अपने निकल लेगा, आप बोलते रहिए क्या बात, हाँ हो गया चलिए। पूछता है तो सुना भी तो करो कि क्या बोल रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है उत्पादन कर। पहले क्या होता है, सुनार जो होता है, जो सोना चांदी का काम करते हैं, उनके पास सोना देते हैं और आपको गहना बनाते हैं। तो सोना से गहना बनाते हैं, गहना पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, तो इसको उत्पाद किया, बनाया, ठीक है, तैयार किया, मैन्युफैक्चरिंग। तो ये इसको एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। अब ये नहीं लगता, लेकिन सवाल में आ जाएगा, इसलिए हमने दिया है। एक्साइज ड्यूटी किस में मर्ज हो गया है? जीएसटी में मर्ज कर दिया गया है, इसलिए जीएसटी में लग जाता है। ये कौन लगाता था? सेंट्रल लगाता है, स्टेट लगाता है? दोनों लगा देते हैं, ठीक है ना। आगे पढ़ो नेक्स्ट। हाँ ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल या लूज टूल कंज्यूम्ड है, क्या मतलब होता है? किसी को पता है इसमें? नहीं नहीं, सुनो बता रहे हैं, उसको पता है वो, क्योंकि वीडियो पिछले साल का देख चुका है, इसलिए उसको पता है। इनडायरेक्ट मटेरियल या लूज टूल कंज्यूम क्या होता है, या लूज टूल कंज्यूम्ड क्या होता है? नहीं पता। नहीं, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। जैसे मान लो कि एक शॉमिल, जानते हैं आप लोग? हाँ, ये क्योंकि वो एग्जाम्पल इन लोगों के दिमाग में बैठता है। एक शॉमिल जानते हो? शॉमिल जो, जहां पे बड़े बड़े लकड़ी काटे जाते हैं,
लकड़ी काट काट के लकड़ी बेचते हैं, उस लकड़ी से आपके फर्नीचर बनते हैं। तो आपके मोहल्ले में भी शॉमिल होगा कहीं ना कहीं। तो शॉमिल में क्या होता है कि जो ब्लेड होता है, वो ब्लेड एक बड़े मशीन में लगा रहता है और नीचे से लकड़ी काटते हैं, तो ब्लेड टूटता रहता है, थोड़ा दिन चला, 2 महीने 3 महीने में टूट जाता है, फिर टूट गया। तो पूरे साल में जितना टूल्स है वो टूल्स कंज्यूम्ड कर रहे हैं कि भाई इतने का टूल्स भी हमारा टूट जा रहा है, तो उसको लूज टूल कंज्यूम बोलते हैं, वो भी मेरा प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा माना जाएगा। नेक्स्ट पूछो क्या है। ऐसे बहुत सारा चीज होता है। अभी मान लो हमारे पास में आप एक मान लीजिए कि आपके ऑफिस में आप जो भी चीज का काम करते हैं, आपके वगैरह पे स्पैनर वगैरह, रिंच वगैरह होता है बिजनेस में, जानते हैं? अरे टूल्स होता है ना, स्क्रू ड्राइवर वगैरह ये सब। अब मान लीजिए इतना है तो काम करते करते टूट गया, तो वो क्या माना जाएगा? कंज्यूम ही माना जाएगा, फिर नया खरीद के आता है। हाँ बोलो आगे नेक्स्ट। डायरेक्ट फोरमैन क्या है सर? फोरमैन देखो एक चीज बताएं, फोरमैन क्या होता है? फोरमैन एक ऐसा आदमी होता है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी बात को जानता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड के सारे कॉन्सेप्ट को जानता है। पहले भाई तब फोन बंद करो, मम्मी तुम रुक जाओ फोन आ गया है, हम रुक जाएंगे, मम्मी रुक जाएंगे, कौन रुकेगा? हाँ दे दिए थे हम किसी को, वो रहा बैंक के पास। सुनो, फोरमैन क्या होता है? एक जो लेबर होते हैं ना, सबसे नीचे क्लास के लेबर, जो हमारे माल को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, वो उनको अकल नहीं होती है, एक पैसे का अकल नहीं होता है उनको। क्यों है भाई? उनको खाली एक बात पता होता है कि सुबह हमको जाना है और ये वाला बैरल में ऐसे ढक्कन लगा देना है, प्लास्टिक लपेट के। उनको ये नहीं पता होगा था कि कितना प्रोडक्शन करना है, क्या करना है। तो पूरा जो हमारा प्रोडक्शन यूनिट है उसको जो आदमी मैनेज करता है, और ना मालिक को पता होता है, ये मालिक को भी नहीं पता होता है, और ना लेबर को पता है। तो कोई एक व्यक्ति तो है जिसको पता होगा कि मांग कितना पड़ रही है, कितना हमको। सुबह आते ही फोरमैन सबको काम सौंप देता है, आज आपको इतना करना, इतना करना, इतना करता है, घर जाके सो जाता है। फिर शाम को आके देखता है कि हाँ किया क्या किया क्या किया, हिसाब ले लेता है। तो ये इतने काम करने का वो लाख लाख रुपए सैलरी लेता है। तो अच्छा है, प्रोडक्शन की अगर आपको जानकारी है तो आप किसी भी कंपनी में अगर अप्लाई करते हैं, बड़ी कंपनियों में, तो वो आपका सर्टिफिकेट वगैरह देखते हैं, आपको प्रोडक्शन की पूरी यूनिट है, जो भी मशीनें चल रही हैं उन मशीनों का आपको आइडिया है, तो वो आपको जॉब दे देते हैं। और अच्छा जॉब लगता है, 1.5-2 लाख रुपए का जॉब लगता है। अभी मिनिमम यही चल रहा है, 1 लाख 1.5 लाख रुपए प्रोडक्शन यूनिट में अगर आप फोरमैन है। तो फोरमैन का काम क्या होता है कि पूरा का पूरा प्रोडक्शन यूनिट को मैनेज करता है, और इसलिए उसको जो सैलरी दिया जा रहा है वो डायरेक्ट माना जाता है। एक और क्या बात बता रहे हैं, अभी यहाँ बता रहे थे, अभी आपके पिछले साल इन लोगों को बताया था, याद आ गया इसलिए बता दे रहे। अभी यहाँ पे जो हमारे मान लो एक हमारे पास बनियान बनाने का कारखाना है, यहाँ पे बनियान पहनते हैं ना अंदर, क्या बोलते हैं उसको, वेस्ट, हाँ सैंडोगन जी, छोड़िए। तो उसको जो पहनते हैं उसका एक डॉलर, एक कंपनी आप जानते हैं, और डॉलर कंपनी के जो मालिक हैं उनका नाम है दीनदयाल गुप्ता, ठीक है ना, वो राजस्थान के। और मंदिर में आते हैं तो हम लोग से अच्छी जान पहचान है। आपको पता है उनका एज लगभग 80 के आसपास हो गया है, कभी अगर मिलना चाहो तो मिला भी देंगे, और बहुत सीधे साधे इंसान है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो आते हैं। तो अच्छा विश्वास नहीं हो तो वहां पे देख लेना, कहीं रास्ते रास्ते में पानी पीने का वो लगा है ना, रुपा का, डॉलर का, तो जहां डॉलर का लगा वहां आके खड़ा होकर पढ़ लेना, देखना नाम दीनदयाल गुप्ता है। तो उनको मतलब नहीं है कि मेरा कौन प्रोडक्शन कर रहा है, कितना हो रहा है, उनको खाली मतलब है कि हमने यूनिट बना दी है, प्रोडक्शन हो रहा है, माल निकल रहे हैं, और उनका सारा मैनेजर ये सब काम कर रहा है। तो उनका जो फैक्ट्री संभाल रहा होगा, प्रोडक्शन आदि देख रहा होगा, हर चीज का। देखो अभी आप पढ़ेंगे, 11 में नहीं पढ़े हैं, 12 में आप पढ़ेंगे। ये एक आदमी था जिसका नाम था हेनरी, क्या नाम था उसका, फेयोल। अब पढ़े फेयोल, क्या नाम था पूरा में, हेनरी फेयोल। तो हेनरी फेयोल जो है, नहीं हर कुछ और नाम था, हेनरी फेयोल है, मार्क टेलर, क्या नाम है इसका, FW टेलर, हाँ ठीक है। तो हेनरी फेयोल जो है वो एक आदमी था जो नेवी में ऑफिसर था। तो वो वहां से निकलने के बाद में उसको किसी कंपनी में जॉब लगा, वो कंपनी घाटे में जा रही थी, लेकिन उसके जॉब लगने के बाद में कंपनी धीरे धीरे फायदा करता है, बहुत बड़ी कंपनी बना दी। सब पूछा कि आप ये कैसे कर लिए, तो बोला हम लोगों को एक कुछ प्रिंसिपल मालूम है, और उस प्रिंसिपल से अगर काम करते हैं तो मैनेजमेंट उसको कहते हैं। तो मैनेजमेंट करने के लिए 14 प्रिंसिपल उसने दिए। आप पढ़ेंगे 12 में सारा, है ना, BST में पढ़ाया जाएगा, 14 प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट। तो वो जो प्रिंसिपल दिया गया उससे क्या मैनेजमेंट चला रहा है, तो वो एक सैलरी लेता है। आपको कहता है, एक स्कूल में हम गए थे, उस स्कूल में टोटल 100 टीचर, 100 से ज्यादा टीचर थे। तो स्कूल कितना बड़ा होगा आप अंदाज लगा लीजिए, और बच्चों में कम से कम 3000 से ज्यादा बच्चे थे, तो बड़ा स्कूल था। तो उसमें हर
टीचर लोग जो पढ़ा रहे हैं उनको मतलब है टीचर को क्या पढ़ाना है ये आदमी तय करेगा, उसको उसका मैनेजमेंट जो उसको रेक्टर बोलते हैं वो लगा के रखा था कि हर 10 टीचर को एक आदमी मेंटेन कर रहा है, और जो एक आदमी मेंटेन कर रहा है वो 10 टीचर से ज्यादा सैलरी ले रहा है। मतलब टीचरों की सैलरी अगर 40,000 है तो इसका अकेले का सैलरी 70,000 है। समझ में आया? तो ये मेंटेन करते हैं, ये जिनको फोरमैन बोलते हैं। इसी को आप लोग नाम सुने होंगे सुपरवाइजर, यानी सुपरविजन का जो काम करते हैं, ऊपर से गिद्ध का नजर रखेंगे, कोई आदमी बैठेगा छड़ी मार दे चल काम कर, वो वाला काम करते हैं। तो ये सुपरविजन का काम करते हैं। जनरली इनको पूरे आइडिया होती है प्रोडक्शन वगैरह की, इसलिए सैलरी लेते हैं। आगे बोलो, नेक्स्ट बोलो। जीपी ट्रांसफर लास्ट, वो तो लास्ट बात है, वो तो हम बता देंगे। आप पावर फ्यूल गैस मशीन चलाने का पावर का मतलब इलेक्ट्रिक का खर्चा, फ्यूल मतलब कोई मशीनें होंगी जो पेट्रोल डीजल से चलती होंगी, गैस कोल कोक ये सब लिखा होगा। तो गैस है, कोयला है, कोक है, कार्बन, हाँ मतलब अगर आएगा वर्ड तो गैस भी आ सकता है, कोल भी आ सकता है, कोक भी आ सकता है, ऐसा कोई वर्ड आएगा तो चलेगा। और हो गया हो गया क्या बच्चे? हाँ डेबिट वाला हो गया, डेबिट में सबका हो गया। पूछना है हिमांशु, पूछना है कुछ? अब अगर पूछा बाद में ना तो इससे गला दबा दिया जाएगा। बोलो क्रेडिट साइड बोलो। देखो क्रेडिट साइड में पहले तो लिखा है सेल्स, सेल का मतलब जो फिनिश्ड गुड्स हम बेच रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसमें कोई रिटर्न आ गया तो माइनस करके दिखा देना है कि भाई नेट सेल हमारा कितना हुआ है। हमें जब फाइनल अकाउंट बनाना है तो एक साल का नेट सेल बताना है। बात समझ में आया? आगे सुनो, देखो लिखा है इफ सेल ऑफ स्क्रैप एनी। आपको पता है आपके घर के आसपास कुछ लोग ठेले पे भी बनियान वनियान बेचने आ जाते हैं, टी शर्ट विशर्ट बेचने आ जाते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये रिजेक्शन माल है ना। क्या होता है, कहीं थोड़ा सा छेद है तो जो बनियान 150 की मिलती है यहाँ पे 70 का मिल जाएगा, 75 का मिल जाएगा, हाफ दाम में। हम लोग भाई गरीब आदमी है, रिजेक्शन ही पहन लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ऐसे ही होता है ना। जैसे मान लो एडिडास का बहुत, एडिडास है क्या देवदास भी था एक। देवदास, आदिदास, ठीक है। जो एडिडास है या मान लो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो इनके यहाँ प्रोडक्शन यूनिट में क्या होता है, थोड़ा बहुत मशीनें हैं तो कुछ ना कुछ खराब हो जाता है। अब जो मान लो 400 रुपया दे रहा है या 700 रुपया या हजार टी शर्ट का दे रहा है, जॉकी का टी शर्ट ला रहा है, एक टी शर्ट का दाम 700 रुपए, तो अगर कोई 700 रुपया देगा तो छेदा वाला तो नहीं लेगा कि भाई एक तो छेद है इसको 300 ही दे दो, नहीं लेगा, क्योंकि भाई वो 700 देगा वो पूरा लेगा। तो उनके यहाँ जो खराब हो जाता है, स्क्रैप हो जाता है, तो उसको क्या रखे रहते हैं, नहीं उसको भी बेचते हैं। कोई होलसेल लगाते हैं, रिजेक्शन सेल लगा करके लगाते हैं। उनको पता है कि रिजेक्शन में जिनको पहनने का शौक तो है जॉकी का, लेकिन पॉकेट अलाउ नहीं करता है, वो यहाँ आएंगे। तो समाज हमारा ऐसे ही है, थोड़ा ऊंचा थोड़ा नीचे सब रहता है। वो जाके खरीदते हैं, उनको लगता है, वो छांटते हैं कि इसमें कम से कम रिजेक्शन है। तो एक दिखा कि यहाँ छेदा है तो बोला चलो ले लेंगे, उतना दिख नहीं रहा है या यहाँ कहीं है तो दिख नहीं रहा है, ले लिया और उससे चला लेते हैं। तो ये स्क्रैप सेल करते हैं, इससे भी जो पैसे आते हैं वो भी इनकी डायरेक्ट मटेरियल का ही माना जाता है। ये भी एक मटेरियल ही सेल हुआ है लेकिन वो कम दाम में हुआ, लेकिन है तो मटेरियल। नेक्स्ट आगे बताओ। अच्छा अब ये बात पे जब हम सवाल पे एडजस्टमेंट में जाएंगे तो हम बताएंगे। वैसे यहाँ पे एक बार फिर बता दे रहे हैं, सुनो। अगर हमने दुकान बनाया है और चला रहा है, कुछ अचानक से एबनॉर्मल लॉस हो गया, अर्थक्वेक नहीं, ऐसे देखो, जैसे मान लो अभी तुम लोग को एकदम एकदम सही एग्जांपल दे रहे हैं। इनका और इनका दोनों लोग का मोदी खाना का दुकान है, और ये लोग जितना चिप्स खाया है दुनिया में उतना कोई नहीं खाया होगा। क्योंकि जानते हो क्या होता है, चिप्स कंपनी से 2000 या 500 पीस चिप्स आया तो चूहा हुआ तो काटेगा पक्का। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग दादाजी जब से मांगते चिप्स खाना है तो दादाजी निकाल के चिप्स देते, बोलते पैकेट रख देना। पैकेट रख देने से क्या होता है कि जब कंपनी वाले आते हैं तो बोल देंगे इतना डैमेज था, इतना चूहा निकल गया। तो कंपनी क्या करती है, ये खाली पैकेट ले जाती है और उनको भरा पैकेट दे देता है। जिनको नहीं पता होता है वो ऐसे नहीं कर पाते, जिनको पता है हाँ, हम लोग बहुत चिप्स खाए हैं ऐसा। मेरा एक दोस्त था, उसका मोदी खाना का दुकान था, तो उसके यहाँ जाते थे तो बोलते थे कि ठीक है भाई वो निकाल भाई चिप्स खाया जाए। तो बोलता था कि अरे भाई अभी तो खर्चा हो जाएगा। तो उसके दादाजी बोले क्या खाना, कितना खाना है, खाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम धीरे धीरे बदलेंगे। तो हम लोग को हम दिखा देंगे कि भाई खर्चा हो गया, चूहा काट दिया। तो हम भी लोग चाहे दांत से ऐसे किट 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 करके काटते थे, तो हम भी समझे चूहा ही खाया है। तो चूहा और खूब चिप्स खाए। अब वो पैकेट क्या करते थे, वो डिस्ट्रीब्यूटर को देते थे, डिस्ट्रीब्यूटर अपने मैन्युफैक्चरर को देता है, वो रिटर्न आ जाता है। तो ऐसा होता है, डैमेज का क्लेम होता है। अब ध्यान से यहाँ पे सुनो क्या बोल रहे हैं हम। जो ये समझाने की कोशिश की इससे अब एग्जाम्पल समझ रहे हैं। मान लो कि हमारे ऑफिस में या दुकान में अचानक से ये कहा कि सर आग लग गया।
अब आग लगने की वजह से मेरा 2 बोरी बनियान का फैक्ट्री है वो जल गया। अब वो हल्का जल गया, मेरा तो इंश्योरेंस है, तो वो हम घबराएंगे नहीं, हम क्या करेंगे उस बनियान को एक काले प्लास्टिक में बांध के बाहर रख देंगे। देखो इधर देखो ध्यान से, ये हमारे प्रोडक्ट बनने का जगह है और ये हमारा प्रोडक्ट निकलने का जगह है। तो यहां से हम उतना रुपए का माल निकाल देंगे और इंश्योरेंस कंपनी वालों को कहेंगे क्या लिख करके, यहाँ लिखेंगे बाई एबनॉर्मल लॉस। ये हमारे पास एबनॉर्मल लॉस हो गया, फायर या किसी भी और रीजन से होता है तो हम यहां दिखा देंगे कि मेरा 50,000 का माल चला गया। अब ये माल किसके पास गया? इंश्योरेंस कंपनी के पास। इंश्योरेंस कंपनी इसका जांच पड़ताल करेगा कि अपने से जलाया कि सच में जल गया, 50,000 बोल रहा है, कितना इसका कॉस्टिंग हो गया है, क्या लगेगा। तो कभी भी हमको 50,000 क्लेम देगा नहीं वो क्या कहेगा, भैया हमको नहीं लग रहा है इतने का है, वो कहेगा 40,000 का 40,000 ले लीजिए, 32,000 ले लीजिए, 50। तो जितना क्लेम मिलता है वो कैश में चला जाता है और जो नहीं मिलता है वो पीएल में चला जाता है। जर्नल के टाइम में ये थोड़ा बताए थे, याद होगा अगर, कि लॉस्ट गुड्स बाय फायर एंड एडमिटेड इंश्योरेंस क्लेम, वो यहाँ पे पूरा क्लियर होगा। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट है कि अगर आपके एबनॉर्मल लॉस की वजह से कोई चीज जल जाता है तो घबराना नहीं है, यहाँ से एक सेल की तरह इसको भी हम निकाल दे रहे हैं। और ये किसको जाएगा, ये प्रोडक्ट किसके पास जाएगा बताओ, ये आपके इंश्योरेंस के पास चला जाएगा। अच्छा कहाँ पे बनाए, लो भाई बना दे रहे हैं, अच्छा से बना दे रहे हैं। ये रहा तुम्हारा उंगली मोटा सा, ठीक है। एक ये इसका हाथ है, ऐसे मुड़ा है, अंगूठा, ठीक है, अंगूठा ही नहीं गया भाई। तो ये यहां से निकाला हमने, ठीक है। तो ट्रेडिंग में अगर हम पूरा काम करेंगे और सारा काम कर दिया, जब इसको बैलेंस करेंगे, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आया तो यहाँ बैलेंस आएगा और इसको हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड ज्यादा आया तो बैलेंस इधर आ जाएगा, इसको हम कहेंगे ग्रॉस लॉस। अब यही ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से हमारा नेक्स्ट अकाउंट बनेगा जिसको कहते हैं पीएल अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं, जीपी रहेगा तो इधर ट्रांसफर करेंगे और जीएल रहेगा तो इधर ट्रांसफर करेंगे। अब यहाँ के खर्चे लिखेंगे, यानी इनडायरेक्ट खर्चे। अब इनडायरेक्ट खर्चों को थोड़ा सा मेरी तरफ से सुनो, थोड़ा इधर घुमाओ। पीएल अकाउंट जब आप बनाएंगे तो पीएल अकाउंट में इन्होंने खर्चे को, ध्यान से सुनना, इन्होंने पूरे खर्चे को 5 भागों में बांटा है। इन्होंने पूरे खर्चे को कितने भागों में बांटा है, 5 हेड्स बनाए। और ये हेड्स आपके दिमाग में रहना चाहिए। हालांकि इस बिना हेड्स के भी हम पूरा सवाल बना सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हेड्स हमको थोड़ा समझना है। तो पहला हेड इन्होंने रखा है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ऑफिस का और एडमिन का जो खर्चा होता है, मतलब ऑफिस रिलेटेड जो खर्चे होते हैं इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो आपके पास लिमिटेड है 20-25 खर्चा, यहाँ पे देखना 2 पन्ना भर जाएगा पूरा, ठीक है। और यहाँ पे देखो लिखा है, उसके बाद में बी ऑप्शन में लिख रहा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा। हम माल बेचते हैं और माल बेच करके उसको बेचने में ज्यादा बिके, जो भी खर्चा होता है सेलिंग से खर्चे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करने में जो खर्चे होते हैं। आप देखो पार्ले जी आप यहाँ खरीदते हैं वो भी 3 रुपए का मिलेगा, जम्मू कश्मीर में खरीदेंगे वहां भी 3 रुपया मिलेगा। कारण क्या है कि वो कंपनी कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कि खर्चा कितना आ रहा है उसके दिमाग में, चाहे जहां दुनिया में मंगा लो, मतलब भारत में कहीं भी मंगा लो 3 रुपए का ही दे रहे हैं। तो वो कैसे खर्चे वर्चे मैनेज करते हैं, कितना सोच के रखते हैं कि कहीं भी भेजा जाए उनको दिक्कत ना हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसे काम कर रही है। तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का जो खर्चा होता है वो हमारा इसमें आएगा। उसके बाद तीसरा खर्चा आता है हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ एसेट्स। हमने जो एसेट्स रखे हैं उसको मेंटेन करने का भी। अब मान लो रिद्धि अभी गाड़ी खरीदी एक नया, तो रिद्धि के गाड़ी में जो पेट्रोल का खर्चा आ रहा है पॉकेट से देगी नहीं, वो भी कस्टमर से ही कमाएगी। इनके घर में जो जाएगा भाई, इनके घर से जो भी खर्चा जाएगा वो किससे कमाया जाएगा, कस्टमर से कमाया। तो सारा बोझा किसके ऊपर है, कस्टमर के ऊपर में ही है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ एसेट्स, हमने कोई एसेट्स खरीद रखा है, उसमें रिपेयर का खर्चा है, उसका डेप्रीशिएशन है, ये सब कहाँ जाएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ एसेट्स में। उसके बाद फिनेंशियल एक्सपेंसेस है। तो फिनेंशियल एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि हमने जो पैसे से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं, लोन लिया उस पे जो दिया, ब्याज दिया, ये सब जो होता है उसको हम लोग कहते हैं फिनेंशियल। और उसके बाद इन्होंने एक और खर्चा लिखा है, इसका नाम है कैजुअल एक्सपेंसेस। तो ये डेबिट साइड में 5 हेड के अंदर बहुत सारे खर्चे हैं, ये आपने लिखना है। और क्रेडिट साइड में कितने इनडायरेक्ट इनकम होते हैं ये आपको लिखना है। और उसी के नीचे एक बैलेंस शीट है, ये भी बैलेंस शीट आपको लिख के ले आना है। तो और जो जो वर्ड नहीं समझ में आएगा उसको आप डॉट लगा के ले आएंगे। अगले दिन हम पीएल और बैलेंस शीट डिस्कस करेंगे, और पीएल बैलेंस शीट डिस्कस करने के बाद
फिर हम लोग एडजस्टमेंट डिस्कस करके फिर सवाल शुरू करेंगे। तो अभी आज पहला दिन है, रूल्स चल रहा है, अभी आप रूल से चलेगा फाइनल अकाउंट का 2 क्लास 3 क्लास तक, उसके बाद हम लोग जा करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज ही आपको शीट मिल जाएगा, ग्रुप में आज शीट मिल जाएगा, वहां से फ्रेश देख करके लिख सकते हैं, बैलेंस शीट तक लिखना है। तब तक के लिए सबको धन्यवाद और नमस्ते, बाय बाय, टाटा।